कृपया काळजीपूर्वक रांगेत उतरावे। अगला स्टेशन चर्च गेट। स्वागत है आप सभी का बजट को लेकर हमारी इस खास पेशकश में। आपने मुझे ट्रेन से आते हुए देखा, मैं कहीं जा नहीं रही हूँ, बल्कि मैं आई हूँ चर्च गेट स्टेशन पर। जी हाँ, ये वो जगह है बॉम्बे की जहाँ पर हमें आम आदमियों का हुजूम दिखाई देता है। मैं ट्रेन में बहुत ज़्यादा सफ़र करती हूँ, लोकल ट्रेन में बहुत सफ़र करती हूँ। पिछले 2 साल में नहीं हो पाया कोरोना की वजह से, लेकिन अच्छी बात ट्रेन में सफ़र करने की ये है कि आप बहुत सारे आम लोगों से बात करते हैं, बहुत सारी ज़िंदगियों की कहानियों के बारे में आपको पता चलता है। चलिए, इस खास पेशकश में मेरे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं। चर्च गेट स्टेशन आए हैं ऑब्विया मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मेटवाल। पंकज जी, स्वागत है आपका। आपकी बात स्टूडियो में नहीं, हम 2 साल के बाद मिल रहे हैं। वैसे स्टूडियो में तो नहीं, लेकिन चर्च गेट स्टेशन पर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं। मुंबई में किसी भी पर्सन की तरह मैंने भी ट्रेन में बहुत ट्रैवल किया है। बिल्कुल। और बिल्कुल ट्रेन का अपना एक्सपीरियंस अलग ही है, जहाँ पर लोगों से मिलने का मौका मिलता है। आपको मुंबई का कल्चर समझना है तो आपको ट्रेन में सब कुछ मिलने को मिलेगा। बजट पिछले साल क्या था, एक रिकैप ले लेते हैं सर से। देखिए, पिछले साल में एक न्यू टैक्स रिजिम इंट्रोड्यूस की गई थी और समहाउ हालांकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई और उसका बेनिफिट भी बहुत लोगों को नहीं मिल पाया। लेकिन अब इस बार लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं। चाहे हम टैक्स में छूट की बात करें, हम एग्जेम्पशन की बात करें, या साथ ही हम बात करें कुछ रिबेट्स की, तो इस तरह से कुछ टैक्स में छूट मिले। क्योंकि आम आदमी का यही मानना होता है कि जो हार्ड अर्न मनी है उसमें से कितना मुझे बच पाए। अक्सर ये होता है कि हम यहाँ पर डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, अक्सर बात इनकम टैक्स की होती है। और जब भी सुनने को मिलता है कि लोग ये कहते हैं नहीं, मैं तो टैक्स पे करता नहीं हूँ, या सिर्फ एक लिमिट के बाद जब टैक्स पे करते हो। लेकिन सच्चाई ये है कि गरीब से गरीब आदमी भी जीएसटी के रूप में तो टैक्स पे करता ही है। तो इसके लिए किस तरह से इसे प्रोविजन हो कि लोगों की इनकम उनके हाथ में ज़्यादा बच पाए, उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। मुंबई के चर्च गेट स्टेशन पे हम आए हैं और यहाँ पर आकर हमने लोगों से बात नहीं की तो क्या फ़ायदा। तो मेरे साथ बहुत ही सारे लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं जो कि बजट पे अपनी अपनी मांगे रखना चाहते हैं। पंकज जी भी हमारे साथ हैं जो बताएंगे कि उनकी मांग कितनी वाजिब है, कितनी नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले मुंबई डब्बा वाला एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रामदास करवले जी मेरे साथ यहाँ पे जुड़ गए हैं और इनसे जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो आपकी तारीफ़ करना चाहती हूँ, आपके एसोसिएशन, आपके जितने भी कर्मचारी हैं सबकी तारीफ़ करना चाहती हूँ। देखिए, महामारी के दौरान भी आप लोगों ने जान पे खेलकर सबको खाना पहुँचाया है, बहुत बहुत धन्यवाद। बजट है 1 तारीख को, क्या मांगे हैं आपकी? देखिए मैडम, मैं तो इतना बताना चाहता कि केंद्र सरकार ने अभी शेतकरी वर्ग तो बहुत गरीब है, जो भी गरीब लोग हैं उनको मदद करना चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से सबका हाल हो रहा है। जो गरीब है ना उनको मदद करना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत तकलीफ हो रहा है, क्योंकि काम धंधा पूरा बंद है। क्या करेंगे तो करेंगे, क्या खाएंगे, तो जो भी है उन्होंने गरीब लोग के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो जब ध्यान देने की बात करते हैं गरीब लोगों पर, जैसा कि आपने कहा, तो किन किन बातों पर आपको लगता है कि सरकार को जोर देना चाहिए? महामारी में जिस भी तरह की वित्तीय आपको सहायता की गई है वो कैसी थी और आगे उसको कितना बढ़ाना चाहिए आपके मुताबिक? सहायता की है, थोड़ी बार की है, लेकिन और कुछ हो तो मतलब जो भी अभी शेतकरी हो, हम लोग दबा वाला जो काम करते थे हम लोग को मिलता था थोड़ा, लेकिन हम लोग का भी पूरा कामकाज बंद हो गया, तो वो भी देखना चाहिए। और हमारे जैसा और लोग हैं उनका भी देखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद वित्त मंत्री जी से, इनकी ये मांग है। तो पंकज जी, मुझे ये बताइए कि कोरोना के वक्त सरकार ने कई सारे पैकेजेस दिए हैं, फाइनेंशियल स्टिमुलसेस यहाँ पर दिए गए हैं। मुझे आपसे ये जानना है कि इस बजट में क्या सरकार का फोकस इन मुद्दों पर रह सकता है? क्या गरीबों की, क्योंकि सरकार का फोकस बहुत ज़्यादा बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों पर भी रहता है, उनकी जो जीवन शैली है, जो उनकी ज़िंदगी है, उसको सुधारने के पीछे सरकार कई सारे कदम उठाना चाहती है, लेकिन इस बजट में स्पेसिफिक ऐलान होने मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। देखिए, अक्सर देखा जाता है कि गरीबों के लिए कुछ पैकेजेस आते हैं, लेकिन टैक्स की बात करें तो यहाँ पर क्या इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स, तो गरीब आदमी के लिए शायद डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इतना ज़्यादा एप्लीकेबल ना हो, लेकिन जब बात आती है जीएसटी की उदाहरण के तौर पर, तो सभी के जीवन पर प्रभाव डालता है। तो सरकार को कुछ ऐसी चीज़ें करनी चाहिए ताकि उनका जो खर्चा है वो कम हो
वो जो भी व्यवसाय कर रहे हों वहाँ पर जो आमदनी है उनके हाथ में बची रहे। यहाँ पे कुछ और भी लोग हैं जो वित्त मंत्री साहब से अब की बार बजट में अपनी अपनी मांगे रखना चाहते हैं, भले ही वो अपनी इनकम बढ़ाने को लेकर हो, अपने टैक्स बचाने को लेकर हो। सर बताइए। हाँ जी, हमारा नाम महेंद्र देव पूजन राम है। हम बूट पॉलिश का काम करता हूँ कम से कम 20-25 साल से, और हम लोग बहुत गरीबी से दिन निकाल रहे हैं। सरकार से निवेदन करेंगे कि हम लोग का कुछ आमदनी बढ़े, ऐसा कुछ हमारे लिए योजना देवे कि जो हम लोग थोड़ा सहारा बढ़ सके, हमारे बाल बच्चे के सपोर्ट हो सके, ऐसा हम सरकार से निवेदन करूँगा। पंकज जी, कुल मिलाकर जो साथ समझ में आ रहा है ना मुझे, सबको महंगाई से परेशानी है, सब महंगाई से राहत चाहते हैं इस बजट में। कविता देखिए, लोग जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं उनको पता होता है कि किस तरह से उन्हें अपनी प्लानिंग करनी है, बट यहाँ पर जब हमने अभी बात की, ये बात है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए। अब ये लोग मतलब काम तो छोटा या कोई भी इस तरह से मतलब मैं छोटा तो नहीं कहूँगा बल्कि, लेकिन हाँ ये है कि इनका एक फिक्स सैलरी नहीं है। तो ऐसे लोग, क्योंकि यहाँ पर परमानेंटली रेलवे के ही स्टेशन पर ये लोग आते हैं, लोगों के शू पॉलिश करते हैं, तो इस तरह के लोगों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं होनी चाहिए। जैसे अभी उन्होंने एक उम्मीद की कि उनके आने जाने का कुछ किराया कम हो या उनको कुछ ऐसी सुविधा मिले। तो इस तरह से जैसे सरकार ने स्किल इंडिया स्टार्ट किया, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज सेक्टर के लोगों के लिए कुछ विशेष तौर पर सोचा, इसी तरह से ऐसे लोग जो कि डेली वेजेस पर काम करते हैं, कोई फिक्स सैलरी नहीं है, उनके लिए क्या प्रोविज़न किए जाएं ताकि उनकी ज़िंदगी और खुशहाल हो सके। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पर बेहतर ज़िंदगी जीने की ही एक मांग है जो सभी ने यहाँ पर उठाई है। चलिए कुछ बच्चों से भी बात कर लेते हैं यहाँ पर और जान लेते हैं उनसे कि उन्हें किस तरह से ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर दिक्कतें आ रही हैं और उनकी क्या गुहार है वित्त मंत्री साहिबा से। बताइए। मैम, हमारा मतलब ऑनलाइन वाला पढ़ी वाला ठीक है, कोरोना के कारण काफ़ी घर पे बैठे रहते हैं मैम, पर हम छोटे स्तर से आते हैं, हमारे मोबाइल और डिजिटल सुविधा भी कम है, इसलिए सरकार से यही कहना चाहते हैं कि छोटे स्तर पर भी कुछ अनुदान दे के मतलब सुविधा उपलब्ध की जाए, ये मेरी मांग है सर से। जैसे कि हर कोई जैसे मोबाइल वगैरह लैपटॉप वगैरह अवेलेबल नहीं करवा सकती है, तो सरकार से गुजारिश है बस हर कोई मतलब कुछ ना कुछ मदद की जाए छोटे लोगों की, क्योंकि वो भी पढ़ना तो चाहते ही है, चाहे छोटे स्तर से हो चाहे बड़े स्तर से हो, हर कोई पढ़ना तो चाहता है, इसलिए थोड़ी बहुत ऑफलाइन वाला और वो करते तो बस सरकार से इतनी सी गुजारिश है हमारी सर। मैम, छोटे शहरों में, छोटे कस्बों में जो ऑनलाइन एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, देखिए बड़े स्तर पर तो ये आगे बढ़ ही रहा है, ठीक है, स्कूल्स भी वहाँ पर राज्य सरकारें भी एक तरह से मदद कर रही हैं, लेकिन छोटी जगहों का क्या है, वहाँ पर तो बच्चे पढ़ ही नहीं पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, या फिर आप जॉब की भी बात करें तो आपके पास में बहुत सुविधाएं नहीं है। आप एक कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, हो सकता है कि कंपनी ने आपको लैपटॉप दिया हुआ है, बट अगर आप खुद का काम कर रहे हैं आपके पास नहीं है वो सुविधाएं, तो आप अगर वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं या इस तरह से आप सोचते हैं तो ज़रूर सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो मांग कर रहे थे वो बिल्कुल जायज़ मांग है कि इस तरह से डिजिटल पे तभी आप ज़्यादा फोकस कर पाएंगे या चीज़ें आगे बढ़ेंगी जब हर व्यक्ति उसको अफोर्ड कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। तो बजट में सबकी क्या मांग होती है, एक आम आदमी की क्या मांग होती है पंकज जी? हर कोई ये चाहता है कि हमें टैक्स में और रियायत दी जाए, हमें टैक्स छूट जो है वो यहाँ पर ज़्यादा बढ़ाकर दी जाए। 80C का मुद्दा मैं यहाँ पर सबसे पहले उठाऊंगी, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1.5 लाख की लिमिट कई सालों से बढ़ी नहीं है। 2015 में लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख की गई थी और आज हम 2022 में बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इस बीच में लोगों की आमदनी बढ़ी, लोगों के खर्चे भी बढ़े, तो 80C की जो लिमिट है वो डेफिनेटली बढ़नी चाहिए। और 80C के साथ साथ आप किसी और तरह से भी लोगों को इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा प्रोत्साहित करें, क्योंकि अब आपने जिस हिसाब से न्यू टैक्स रिजिम अप्लाई की है, तो न्यू टैक्स रिजिम में बहुत सारे यंग लोग तो अब सोचते ही नहीं, क्योंकि कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं है तो सोचेंगे ही नहीं 80C के बारे में। हाँ। लेकिन अगर लेकिन मैं ये क्या वजह है कि जो नए टैक्स रिजिम की आप बात कर रहे हैं वो टेक ऑफ नहीं कर पाया है, लॉन्च होने के बाद भी, इसको इंट्रोड्यूस करने के बाद भी? एक तो अवेयरनेस की कमी है, दूसरी बात सिर्फ जिन लोगों की सैलरी लिमिटेड है उनके लिए या जिनकी इनकम लिमिटेड है उनके लिए शायद ये सही हो, लेकिन जो पहले से इन्वेस्टमेंट करते आए थे, उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी ने सुकन्या समृद्धि योजना या फिर पीपीएफ अकाउंट को ओपन किया हुआ है, अब 15 साल के लिए अगर पीपीएफ अकाउंट ओपन करता है
और आज आप बोलते हो कि अब नहीं, आप न्यू टैक्स रिजीम में आ जाइए, तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो मुझे करना है, तो फिर मुझे क्या फ़ायदा। तो मैं प्रीफर करूँगा कि मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में रहूँ और डिडक्शन का बेनिफिट लूँ। तो नया टैक्स रिजीम थोड़ा सा और आकर्षक बन जाए, इसके लिए किस तरह के कदम उठाने चाहिए? मैं ये कहूँगा कि न्यू टैक्स रिजीम में क्योंकि डिडक्शंस अलाउड नहीं हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छा था और अच्छा है कि इस बहाने कम से कम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यंग पॉपुलेशन कई बार इन्वेस्टमेंट करती ही नहीं है। हाँ। तो एटलीस्ट टैक्स बचाने के उद्देश्य से सही, लेकिन भविष्य के लिए कुछ पैसा तो इकट्ठा होता है। बिल्कुल। तो हमें न्यू टैक्स रिजीम नहीं, बल्कि आप किसी भी तरह से आप उसमें भी डिडक्शन अलाउ कर दीजिए, लेकिन किसी भी तरह से आप इन्वेस्टमेंट को थोड़ा और प्रोत्साहन दीजिए। बिल्कुल। चलिए, यहाँ पर बहुत सारी बातें करनी है, लेकिन चर्चगेट स्टेशन पर हम यहाँ पर बजट की खास पेशकश लेकर आए हैं। बहुत लोगों से बात करनी है, चलिए कुछ लोगों से पूछते हैं उनकी क्या मांगे हैं। तो पंकज जी, चर्चगेट स्टेशन एक ऐसी जगह है जहाँ पर पता नहीं कितनों की सफलताओं की कहानियां बुनी है। बिल्कुल। ठीक है, हम तो आज यहाँ पर बात कर रहे हैं बजट की, लेकिन देखिए ना, हमने इतने सारे लोगों से बात कर ली। हमें यहाँ पे डब्बा वाला एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मिल गए, हमें बूट पॉलिश वाले लोगों से हमने बात कर ली है। अब जिन लोगों से मैं बात करने जा रही हूँ वो नौकरी की मांग कर रहे हैं। वो क्रिप्टो पर सरकार की तरफ से एक क्लैरिफिकेशन चाहते हैं या एक बिल चाहते हैं जिसको लेकर उनको समझ में आए कि क्रिप्टो पैसा लगाया जाए या नहीं लगाया जाए। चलिए बात करते हैं कुछ लोगों से। आइए आगे आइए, मुझे बताइए अब की बार बजट में आप क्या चाहती हैं? सर मैडम मैं बजट में कुछ नहीं चाहती हूँ, बस यही चाहती हूँ कि मुझे अच्छा खासा जॉब मिले, नौकरी जॉब चाहिए, जो गवर्नमेंट जॉब चाहिए। बट ये मैं नहीं जानना चाहती हूँ कि महंगाई आगे बढ़े। ये लॉकडाउन की वजह से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम हुई है और मैं नहीं चाहती हूँ कि अब से दोबारा से लॉकडाउन लगे, क्योंकि लॉकडाउन भी लग रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। बट मेरी ऐसी ख्वाहिश है कुछ आगे बढ़ने की कि वो उस लॉकडाउन की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत सारी टेंशन, मतलब मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ। इसकी वजह से मैं नहीं जाना चाहती हूँ। बस गॉड से यही मेरी प्रार्थना है कि ये लॉकडाउन ना लगे और महंगाई ना बढ़े। चलिए, आप क्या चाहते हैं? जैसा कि मेरा सरकार से मानना है कि मेरा नाम अशोक कुमार प्रजापति है। मैं मेट्रो में पहले जॉब करता था। मेट्रो का मेरा जॉब 1-2 साल हो गया, अभी तक बैठा ही हूँ। कोई जॉब अभी तक मिला नहीं है अच्छा खासा जिसे मैं खा के अपने घर वालों को भी अच्छे से खुशी से रख सकूँ। और जैसा कि मैं गवर्नमेंट का बात करता हूँ, गवर्नमेंट अभी मैं डिप्लोमा किया हूँ, ITI डिप्लोमा कंप्लीट है। जैसा कि मैं अप्लाई करता हूँ गवर्नमेंट सेक्टर में तो बहुत ज़्यादा फीस होती है। मैं सरकार से मांग करता हूँ कि ये कम से कम होगा तो अच्छा रहेगा, हम सबको अप्लाई करने पे ज़्यादा भारी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि मुझे अभी कोविड में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है और फैमिली का भी देखना पड़ रहा है, खुद का भी देखना पड़ रहा है और इतना कुछ करते समय भी अभी तक इधर ही हूँ, इसलिए चलिए, तो आपकी समस्या यहाँ पे समझ में आ गई। सरकारी नौकरियों को लेकर जो फीस है, एप्लीकेशन फीस है, उसको लेकर बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पे जो मांग की जा रही हैं। देखिए, एक तो स्टूडेंट्स में कॉन्फिडेंस आना चाहिए। पहली बात, जैसा हम अभी सुन रहे थे कि क्या मेरी जॉब लगेगी, तो उनको एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि सरकारी नौकरी मुझे मिल जाए या एटलीस्ट कोई सरकार की तरफ से ऐसे कुछ प्रोमिसेस हों कि मुझे कभी कोई दिक्कत ना हो इस तरह से। तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। दूसरी बात जो आपने भी बात कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई स्टूडेंट अप्लाई करता है सरकारी जॉब के लिए तो बहुत सारी पोस्ट आती हैं, कई बार तो रिजल्ट नहीं आते उनके टाइम से, वो भी एक समस्या है। सही समय पर उनका रिजल्ट भी आने चाहिए। दूसरी बात, जो आप एप्लीकेशन फ़ीस जमा करते हो तो कई बार एक गरीब परिवार का बच्चा उतने फॉर्म भर ही नहीं पाता, फिर वो सोचता है कि जॉब तो निकली है पर मैं चलो 1-2 में अप्लाई कर लेता हूँ। तो यदि वो फीस कम हो, हर आदमी अफोर्ड कर सके, तो मेरे हिसाब से ये उनके लिए सुविधाजनक होगा। चलिए, एक और नौजवान मेरे साथ हैं और ये क्रिप्टो में पैसे लगाते हैं। इन्होंने कुछ मुनाफा भी कमाया है। कितना कमा लिया अब तक? 10,000 bucks. 10,000? Yeah. कौन से क्रिप्टो करेंसी में लगाते हो? Ethereum. Okay. Most probably Ethereum. अच्छा। So basically, I don't want to go into like cryptocurrency और वो सब, but अभी एक चीज़ आई है which is known as NFT. Right. Non-fungible tokens. हाँ। So basically NFT में मतलब डिजिटल आर्टिस्ट होते हैं ना, हाँ। वो लोग को स्कोप मिलता है कि आगे जाके कुछ करे। So basically we need cryptocurrency in that. Okay, we need cryptocurrency to invest. You need blockchain technology. Yeah, for that. basically blockchain technology. Yeah. So I just want like someone to come up,
you know, all digital artists. I'm not one digital artist. Like any digital artist, like who make movies, it is तो so इसमें much. आप सरकार से क्या चाहते हो? बजट में जो आने वाला है, सरकार से आप किस तरह के दिशा निर्देश चाहते हो? मैं चाहता हूँ कि मतलब सरकार एक क्रिप्टो करेंसी के बारे में बहुत और मतलब लाइक अप्रूव करे वो चीज़ को, एंड उसको मतलब आगे जाके सबको बोले, पब्लिक अवेयरनेस करे वो चीज़ के बारे में, बिकॉज उसमें इतना बड़ा स्कोप है कि इट कैन चेंज एनीबडीज लाइफ, स्पेशली NFTs, because if cryptocurrency is present, NFTs are present. NFTs make it easy for cryptocurrency. So basically that. मेरे ख्याल से हर नौजवान की आजकल पंकज जी यही मांग है कि क्रिप्टो जिसको लीगल टेंडर के तौर पे अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, इसको लेकर दिशा निर्देश आ जाने चाहिए। सरकार काफ़ी कुछ चीज़ें बारीकी से यहाँ पर सोच रही है, करना चाह रही है, लेकिन ये इंटरेस्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। आपने सुना भी इस नौजवान को। बिल्कुल कविता, देखिए इंटरेस्ट तो इसके लिए कुछ लोगों ने पैसा बनाया है, हालांकि क्रिप्टो का वो पर्पज़ नहीं है कि आप उसमें ट्रेडिंग करें। सी बिकॉज अल्टीमेटली कोई भी करेंसी है, उसका ऑब्जेक्टिव तो ये है कि आप उससे कोई सामान खरीद पाएँ। अगर वो करेंसी है तो उस तरह से होना चाहिए। अब लेकिन क्योंकि उसके प्राइजेज में काफ़ी फ्लक्चुएशन होता है, जिसका फ़ायदा उठाकर इन्वेस्टर्स पैसा कमा सकते हैं, लेकिन गवा भी सकते हैं, ये भी ध्यान रखना चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये कि रेगुलेशन ना होने की वजह से हर व्यक्ति के मन में बहुत शंकाएं रहती हैं। तो या तो सरकार उसको बंद कर दे कि नहीं चलना है, या फिर रेगुलेशन लेकर ये अप्रूव करे कि यस ये लीगल है यहाँ पर यूज़ करना, या मतलब लोगों को समझ में आए कि इसका फ्यूचर क्या है। तो अभी बहुत सारी कंट्रीज़ में हमने देखा कि मास्टर कार्ड और वीज़ा ने इवन कार्ड भी लॉन्च कर दिए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए तो अभी तक रेगुलेशन नहीं है इसके ऊपर। तो बिल्कुल ये मैं भी चाहता हूँ कि सरकार अपनी मंशा इस पर क्लियर करे। बिल्कुल देखना होगा कि क्रिप्टो बिल इस बजट में आता है या नहीं आता है, लेकिन फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। चलिए बजट मांगों की बात हो रही है और हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात यहाँ पर ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि इस तरह की राहत को आप चाहेंगे कि वित्त मंत्री जो है वो कंसिडर करें। बिल्कुल, देखिए इक्विटी में वैसे भी अभी तक देखा जाए तो बहुत लोग इन्वेस्ट नहीं करते। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो अगर उसको अट्रैक्टिव बनाना है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो मेरे हिसाब से या तो एबॉलिश हो जाना चाहिए, या कम से कम हो, या फिर आपने जो लिमिट दी हुई है कि 1 लाख से ज़्यादा जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा इक्विटी पर, उस पर टैक्स लगेगा। तो थ्रेशहोल्ड लिमिट को बढ़ा दिया जाए तो एटलीस्ट वो भी इन्वेस्टर्स के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। बिल्कुल, लेकिन इसके अलावा और भी इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि हम जब बात करते हैं स्पेशली 80C सेक्शन की, तो यहाँ पर हमारे पास चॉइस नहीं बचती। 80C आपको याद होगा कि 2015 में ये लिमिट बढ़ाई गई थी 1 लाख से 1.5 लाख। हाँ। अब आज की तारीख में 1.5 लाख छोटी अमाउंट है कि बच्चों की स्कूल फीस उसी में आपका कवर होता है, आप होम लोन का रिपेमेंट करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट वो भी उसी में कवर होता है, फिर लोगों का PF जो है एम्प्लॉयज़ का वो भी उसी का पार्ट है। तो फिर उसके बाद इंश्योरेंस का प्रीमियम, PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, इक्विटी के लिए जगह नहीं बचती। तो ऐसे में यदि एक तो लिमिट बढ़ानी चाहिए, दूसरी बात इक्विटी में अलग से डिडक्शन मिलना चाहिए कि यानी कि यदि आपकी लिमिट 1.5 लाख रुपए की है अदरवाइज, लेकिन 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया अलग से आप ये छूट दें कि यदि 1 लाख रुपए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में या इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किए जाएं, और मेरे हिसाब से म्यूचुअल फंड बेटर चॉइस होगी। बिल्कुल, क्योंकि आम आदमी के लिए शायद वो भी है। और 2021 में अगर हम देखें तो हमने भागीदारी बढ़ती हुई तो देखी है, और यहाँ पर हम जब भागीदारी की बात कर रहे हैं तो हम केवल बड़े शहरों की भागीदारी की बात नहीं कर रहे हैं, हम छोटे शहरों से भी इक्विटी में पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं, जिसमें हमें इजाफा देखा गया है। तो सरकार को इसका संज्ञान लेकर इसको आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे लगता है कि अलग से एक सेक्शन बनाकर कि आपका अगर 1.5 लाख की लिमिट 80C में है, उसके अलावा यदि आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या ELSS की हम बात करें तो ELSS को आपको 80C से अलग करके एडिशनल टैक्स बेनिफिट, जैसे हम देखते हैं कि NPS में आप 50,000 रुपीज़ कॉन्ट्रीब्यूट करते हो तो आपको एडिशनल टैक्स में छूट मिलती है, उसी तरह से ELSS में भी आपको ओवर एंड अबव 80C कुछ टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। अच्छा, मुझे हमेशा लगता है कि SIP को प्रोत्साहन देना चाहिए। देखिए, हम जो ताज़ा आंकड़े अगर देखें भी SIP इन्वेस्टमेंट के, तो ऑल टाइम हाई पर है, रिकॉर्ड हाई पे है। इसका मतलब ये है कि लोग ये समझते हैं कि छोटी छोटी किस्तों में आपको निवेश करना चाहिए। क्या इसको प्रोत्साहन देने के लिए भी कोई कदम उठाना चाहिए? क्या वक्त आ गया है? देखिए, यदि आप इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स को सपोर्ट करेंगे
तो ऑटोमेटिकली SIP का एक जरिया है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का। अब एक साथ लमसम करने की बजाय आप किस्तों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मेरे हिसाब से यदि ELSS को एडिशनल बेनिफिट दिया जाए, सेम जैसे आप 80CCD 1B के तहत NPS को अलग से ट्रीट करते हैं कि एडिशनल टैक्स में छूट मिलेगी, उसी तरह से यदि ELSS में आपको अलग से टैक्स में छूट मिले तो मेरे हिसाब से इक्विटी में लोगों का ध्यान और जाएगा। दूसरी बात जो हम बात कर रहे थे अभी कि आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो एबॉलिश हो या कम हो या किसी तरह से, तो यदि हम ये एटलीस्ट कर सकें कि जितना आपने ELSS में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उस पर कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं है, बिल्कुल, तो इस तरह से क्योंकि की जा सकती हैं। यदि हम बात करें गोल्ड की, तो आपको पता है गोल्ड में शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है, लेकिन जब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की बात आती है तो वहाँ पर आपके रिडम्पशन पर या मैच्योरिटी पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगता। तो इसी तरह से म्यूचुअल फंड में भी ऐसा किया जा सकता है कि यदि आप नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ठीक है, उस पर टैक्स पे करना है, लेकिन एटलीस्ट यदि आपने टैक्स सेविंग के लिए किया हुआ है तो जो रिटर्न मिलेगा वो भी आपका टैक्स फ्री होगा। तो इस तरह से कुछ ऐसे प्रोविजंस हो जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़े। एक मुझे लगता है कि हर बजट में छूट जाता है, वो है रिटायरमेंट सोल्यूशन या एक पेंशन रिफॉर्म, जो कि हम बहुत समय से चाह रहे हैं कि हमारे देश को मिले। देखिए, एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट NPS लॉन्च तो किया गया है, लेकिन उसमें भी कई सारे पेच हैं और आए दिन बदलावों को लेकर ना लोगों में इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन है। निवेश करते वक्त तो आपको टैक्स छूट मिल जाती है, लेकिन मेरी रिटायरमेंट के पैसों की बात हो रही है, उस समय के पैसों की बात हो रही है जब मेरे हाथ में अगर पैसा कट कर आएगा ना तो कोई फायदा नहीं है। तो क्यों ना इसको EEE कैटेगरी में डाल दिया जाए। देखिए, वहाँ पर वैसे तो खैर 60% लमसम जो आप विड्रॉ करते हैं वो टैक्स फ्री होता है और जो पेंशन मिल रही है वो सिर्फ आपकी आमदनी है। तो अगर एक जैसा आपने कहा कि वो जो पेंशन के रूप में आमदनी होगी वो भी टैक्स फ्री हो, उस पर टैक्स ना लगे, ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन साथ ही कविता मैं कहूँगा कि NPS में शायद गवर्नमेंट जो बदलाव कर रही है वो उसको और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए करती है। लेकिन नुकसान ये है कि कन्फ्यूजन बहुत होता है, जब तक पहली बात समझ में आती है तब तक कोई एक नया बदलाव आ जाता है। तो ऐसे में NPS के साथ साथ जो म्यूचुअल फंड्स के रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स हैं वो भी काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री काफ़ी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेकर आती है। बिल्कुल। तो अगर उन रिटायरमेंट प्रोडक्ट्स पर भी टैक्स में एडिशनल छूट मिले तो मेरे हिसाब से ये सभी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि हर आदमी की पेंशन नहीं है। अब तो वैसे भी सभी के लिए डिफाइंड पेंशन तो रही नहीं है। अक्सर मतलब आर्म फोर्सेस को छोड़कर बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट सभी ने NPS मॉडल को अडॉप्ट कर लिया। तो ऐसे में यदि आम जनता के लिए भी ये रिटायरमेंट स्कीम्स जो है म्यूचुअल फंड्स की, इन पर कुछ टैक्स में छूट मिले, इनको और ज़्यादा थोड़ा इन्वेस्टर्स को प्रोत्साहन मिले, तो मेरे हिसाब से ये बहुत ही बेनिफिशियल होगा। सपनों की महानगरी मुंबई, और यहाँ पर हर किसी का सपना है बस एक अच्छी सी जिंदगी जीने का, और यही इनकी मांग है अब की बार बजट में भी। तो चलिए, अगर इनके साथ आप भी कुछ मांग रखना चाहते हैं बजट को लेकर तो अपनी मांगे हम तक पहुँचा सकते हैं, अपनी वीडियो शूट करके हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एक खास पेशकश देखने के लिए। मुझे इजाज़त दें, नमस्कार।